हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे पहले हम 14 क्लासेस कर चुके हैं। 14 क्लास का पार्ट ए इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था और इस वीडियो में इसी क्लास का पार्ट बी हम देखने वाले हैं। आप जानते हैं 14 क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप पार्ट ए वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो ये वाला पार्ट समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इन्होंने किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, एज को इम्पोर्टेंस दी है, हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस दी है। ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, इन चीज़ों की बात करी है, ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ए में हम पढ़ चुके हैं। पार्ट बी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब ये संज्ञानात्मक विकास क्या है ये जानने के लिए आपको पार्ट ए वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली स्टेज बताई इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी स्टेज बताई इन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथी स्टेज बताई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे छोटा करके दिखा देती हूँ। ये 4 स्टेजेस हैं, इन्हें आपने सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस में भी याद रखना है। और मैंने एक न्यूमोनिक बताया है, देखिए इससे आप आराम से याद कर पाएंगे। SPCF ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन सी हैं? SPCF मतलब S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में पूछा जा चुका है। अब हम इन सभी के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन बनते हैं ना सीटेट में वो इधर से बनते हैं। देखिए, मैंने भी सीटेट का एग्जामिनेशन दिया है, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है वो मैंने काफ़ी हद तक एनालाइज़ किया है, उसके बाद ही आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाए हैं मैंने। फ्रेंड्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी मेहनत लगी है ये नोट्स बनाने में। ठीक है, तो ये नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, आप जानते हैं। जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दूंगी, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ना, ये आपको टेलीग्राम पर PDF फॉर्मेट में मिलते रहते हैं। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनके PDF भी आपको मिल गए हैं। ये क्लास भी एंड होते ही ये नोट्स का जो PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। ठीक है, वहाँ जाकर आप लोगों के लिए पढ़ना काफ़ी ईजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टेज जो इन्होंने बताई वो थी सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहले याद क्या रखना है, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए अब इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला है बच्चे सेंसेस के माध्यम से एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। आप जानते हैं ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? आँख, कान, हाथ, नाक, मुंह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर छोटा है, 0 से 2 वर्ष का है, तो वो अपने सेंसेस इन्हीं के माध्यम से क्या करता है? एक्टिविटीज़ करता है, क्रियाएं करता है और चीज़ों को सीखता है, क्योंकि वो अभी छोटा सा बच्चा है। ठीक है, दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं इस स्टेज में ख़त्म होने लगती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे अंगूठा चूसना, झट से हाथ की मुट्ठी बंद कर देना। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो बच्चे छोटे होते हैं मोस्टली क्या होता है, उनके हाथ की जो मुट्ठी होती है ना वो बंद रहती है। अगर आप उनके हाथ की मुट्ठी को खोलेंगे और अपनी एक फिंगर उनको देंगे तो वो झट से अपनी मुट्ठी क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं ना, आपकी उंगली पकड़ के झट से बंद कर लेते हैं। तो यही होते हैं फ्रेंड्स रिफ्लेक्स एक्शंस, जिन्हें हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ये इसी स्टेज में स्टार्ट होती हैं और इसी स्टेज में ख़त्म भी हो जाती हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में
रिफ्लेक्स एक्शन शुरू भी होते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। जैसे झट से हाथ की मुट्ठी को बंद कर लेना, छोटे बच्चे करते हैं। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा अंगूठा चूसने लगते हैं अपना, है ना, हाथ का। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये अपनी मर्जी से वो नहीं करते हैं, ठीक। यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन, और इस स्टेज में ये ख़त्म हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में इस बार एक शिफ्ट में, ठीक है। जैसे ये थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर भी करने वाले हैं ऑनलाइन वाले हर शिफ्ट के। नेक्स्ट देखिए, बच्चे इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, यानी कि इमिटेशन करते हैं। इमिटेशन मतलब होता है नकल करते हैं। बच्चा 0 से 2 वर्ष का है, छोटा बच्चा है, तो वो नकल तो करेगा ही, है ना, इमिटेशन के थ्रू ही तो वो सीखता है। आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जैसे आपकी मम्मी हैं, वो टीचर हैं, ठीक है, वो कहीं स्कूल में पढ़ाती हैं। अब उनका कोई छोटा सा बेबी है, तो वो अपनी मम्मी की नकल करने लगता है। जैसे मम्मी सुबह उठती हैं, ठीक है, खाना बनाती हैं, तो वो भी ऐसी नकल करने की ट्राई करता है। वो किचन में जाएगा, खाना बनाएगा, ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करेगा। उसके बाद मम्मी रेडी होती हैं, तो वो भी अपने नए नए कपड़े निकालेगा। उसके बाद मम्मी पर्स डालती हैं, वो भी अपना एक बैग लगाएगा, सेम मम्मी के जैसे नकल करेगा। फिर स्कूल चला जाएगा, फिर वो बाहर को चला जाएगा, बोलेगा मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसा होता है ना बच्चों के साथ मोस्टली। तो यही होता है इमिटेशन करना, नकल करना। इस स्टेज में बच्चे नकल करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपके भी कोई छोटे बच्चे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे घर में, ठीक है, छोटे भाई बहन होंगे। जैसी जैसी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, वैसी वैसी एक्टिविटीज़ वो भी करने लगते हैं आपको देख करके। होता है ना ऐसा। तो यही होता है, ये इसी स्टेज में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं, यानी कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करते हैं। मतलब अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे बच्चा तो छोटा है, उसका क्या ही लक्ष्य होगा इतनी छोटी स्टेज में, है ना, बट होता है। जैसे आप बड़े हैं, आपका लक्ष्य है, आपका एम है, आपका गोल है कि आपको टीचिंग की जॉब मिल जाए, आप टीचर बन जाएं। बट जो छोटा बच्चा है, उसका गोल क्या होगा, छोटा सा गोल होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा गोल होगा, बट होगा। जैसे एक टॉय है, आपने दूर एक टॉय रख दिया और बेबी को बिठा दिया इधर। देखो, बच्चे को आपने यहाँ बिठा दिया और इधर रख दिया आपने एक टॉय को। अब बच्चा छोटा है, वो दौड़ करके टॉय के पास तो जा नहीं सकता, तो वो अपने घुटनों के बल चल चल करके कोशिश करेगा उस टॉय तक पहुंचने की, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने की वो कोशिश करेगा। चाहे घुटनों के बल चलेगा, चल रहा है, थोड़ा गिर रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, संभल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें करते करते वो अपने टॉय के पास पहुंच जाएगा। तो ये क्या हुआ, अपने लक्ष्य को उसने पा लिया। तो इसी स्टेज में बच्चा लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करता है, यानी कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, और वो यही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप ये सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे। देखिए सीटेट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसा आता है, रिफ्लेक्स एक्शंस कौन सी स्टेज में खत्म होते हैं, तो आप कहेंगे प्री ऑपरेशनल में। आपसे पूछा जाएगा किस स्टेज में बच्चा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, ऑप्शन आपके पास रहेंगे, वहाँ पर आप सीधा टिक करेंगे, किसमें, सेंसरी मोटर की स्टेज में, संवेदी प्रेरक या फिर संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये वाला पॉइंट देखिए। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप उसके सामने एक टॉय लाए, उसने थोड़ी देर टॉय के साथ खेला, उसके बाद आपने उस टॉय को मांगा और कहीं जा कर के छुपा दिया, ठीक है, कहीं जा कर के आपने क्या किया, उस टॉय को छुपा दिया। अब जैसे ही आपने उसके सामने से उस टॉय को हटाया ना, तो बच्चा रोने लगेगा, रोता है कि मेरा टॉय लाओ, मुझे उससे खेलना है, इसीलिए वो रोने लगता है। वो क्यों रोता है, क्योंकि उसे पता है कि इस टॉय को अभी उसके सामने से हटा करके कहीं और छुपा दिया गया है, और वो टॉय जो है दुनिया में एग्जिस्ट करता है, यानी कि पाया जाता है, बट उसके सामने से फ़िलहाल हटा दिया गया है। तो उसको पाने के लिए वो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। मतलब उस स्टेज में इसे पता चल जाता है कि वस्तु जो है स्थायी है, वस्तु जो है परमानेंट है, यानी कि ये टॉय जो है परमानेंट है दुनिया में, बट उसके सामने से अभी हटा दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें बच्चे को समझ में आ जाती हैं, और इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण, जिसे हिंदी में बोला जाता है वस्तु स्थायित्व का गुण। यानी कि वस्तु स्थायी है, वस्तु उसके सामने से फिलहाल हटाई है, कहीं छुपाई है, पर वो स्थायी रूप से एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ये आ जाता है इस स्टेज में बच्चे के अंदर। आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस स्टेज की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स ये, इस चैप्टर को आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, रिफ्लेक्स एक्शंस खत्म होने लगते हैं, बच्चे इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे में आ जाता है, ठीक। अब हम दूसरी स्टेज देखेंगे। दूसरी स्टेज कौन सी थी आपकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज थी ना, मैंने आपको बताया था SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर हमारी हो चुकी है, अब हम बात करें प्री ऑपरेशनल की। तो चलिए इसे देख लेते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये होती है फ्रेंड्स 2 से 6 वर्ष की। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, 0 से 2 वर्ष की होती है इससे ऊपर वाली सेंसरी मोटर स्टेज, और 2 से 6 वर्ष की आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, बच्चे लॉजिक यानी कि तर्क नहीं लगा पाते हैं, यह लॉजिक से पहले की स्टेज है, ठीक है, यानी कि अवस्था है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? लॉजिक। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, ऑपरेशन मतलब होता है लॉजिक यानी कि तर्क लगाना, और यहाँ पर आ गया प्री ऑपरेशनल यानी कि लॉजिक से पहले वाली स्टेज। प्री मतलब पहले होता है ना, तो ये हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि लॉजिक से पहले की स्टेज, ठीक है। इसका मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। ये सब मैं इसलिए समझा रही हूँ फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू और इस तरीके से, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अगर मैं आपको ओनली नोट्स प्रोवाइड कर दूँ टेलीग्राम पर, आप ओनली नोट्स देकर रट लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसे पढ़ना है कि आप सीटेट तो क्वालिफाई कर ही लें, साथ में कल के दिन आपने अगर किसी को पढ़ाना है तो पढ़ा भी पाएँ, ठीक है। जिस तरीके से अभी जितना मेरे को नॉलेज है मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं। तो बच्चे लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, ये लॉजिक से पहले की स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉजिक नहीं लगा पाते हैं मतलब वो तर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तर्क मतलब आप समझते होंगे, लॉजिक लगाना किसी चीज़ के पीछे। ही कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ें बच्चा नहीं सोच पाएगा इस स्टेज में। गलत तर्क लगाने लगता है बच्चा, जिसे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तर्क नहीं लगा पाएगा, और जो अगर तर्क लगा भी पाएगा तो वो तर्क क्या होंगे? गलत होंगे, रॉन्ग होंगे, ठीक है। टेढ़े मेढ़े तर्क लगाता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल है गलत तर्क, जैसे बच्चे ने मून देखा। एक छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी ने रात को मून दिखाया उसको स्काई में, यानी कि मून मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा दिखाया। तो बच्चे ने देखा जो मून है वो कैसा है? गोल है, ठीक है। और उसने बॉल भी देखी हुई है और उसे पता है कि बॉल भी गोल होती है, ठीक है। इसका मतलब बच्चा टेढ़े मेढ़े तर्क इस तरीके से लगाता है। देखिए, वो सोचता है या तो जो मून है वो बॉल है, या फिर जो बॉल होती है वो मून है। मतलब ये जो चंद्रमा है इसका कंपैरिजन वो एक बॉल से कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी आपका गोल दिखता है और बॉल भी गोल दिखती है। तो वो सोचता है या तो ये मून बॉल है या फिर ये जो बॉल है ये मून है, ठीक है। इस तरीके के टेढ़े मेढ़े तर्क वो लगाने लगता है। ये जो तर्क होते हैं ये सही नहीं होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है इररिवर्सिबिलिटी। बच्चे के अंदर इररिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि अपलटावे का गुण होता है। बच्चा एक ही दिशा में सोच पाता है, बैकवर्ड नहीं सोच पाता। इररिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? देखिए, रिवर्सिबिलिटी आपको पता होगी, आपने 12th तक पढ़ा है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर अदर स्ट्रीम से भी हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही होंगी। केमिस्ट्री में होता था रिवर्सिबल, ऐसा साइन होता है ना, रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर कोई चीज़ है, उससे अगर कोई ये चीज़ बन रही है तो इस चीज़ से ये चीज़ अगेन बन सकती है, ये होता है रिवर्सिबिलिटी। जैसे यहाँ पर आप रख दो आइस और यहाँ पर वाटर, ठीक है, रखना नहीं है, एग्जाम्पल है। आइस है, ठीक है, यानी कि आइस है, ये आप जानते हैं आइस से वाटर बनता है ना। अगर आप आइस को पिघलने के लिए आप छोड़ देंगे तो वो कुछ देर बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने वाटर को फ्रिज में रख दिया तो वो फिर से क्या बनेगा? आइस बन सकता है ना। यानी कि आइस से वाटर बनता है और वाटर से अगेन आइस भी बनती है। ये चीज़ होती है रिवर्सिबिलिटी, और ये चीज़ इस स्टेज में बच्चे को पता नहीं होती है, ठीक है। ये रिवर्सिबिलिटी होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इररिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे में होता है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी वाली चीज़ें वो नहीं सोच पाता है।
वो बस एक ही डायरेक्शन में सोचता है। जैसे एग्जाम्पल, उसे सिर्फ ये पता है कि आइस से वाटर बनता है, ठीक है, वाटर से आइस बन सकती है ये चीज़ उसे पता नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चा बैकवर्ड नहीं सोच पाता है, सिर्फ एक ही दिशा में सोचेगा। जैसे यहाँ भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, A=B होता है ये बच्चे को पता होगा, बट B=A भी हो सकता है ये चीज़ बच्चे को पता नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे में होता है। जैसे एक बच्चा है, उसको उसके पेरेंट्स पार्क में लेकर गए घुमाने के लिए, ठीक है। अब पार्क में आपने बच्चे को छोड़ दिया और आपने बोला कि पार्क से अब आप घर अकेले जाओ, तो बच्चा नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही दिशा में सोच रहा है, उसने सिर्फ पार्क जाने का रास्ता देखा है, अभी पार्क से घर आना उसने सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो वो पार्क से अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी रिवर्सिबिलिटी वाला गुण आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका कि बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी का गुण इस स्टेज में होता है। आई होप आप लोग ये सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे एनिमिज्म। जीववाद का गुण होता है बच्चे में। जीववाद मतलब क्या होता है? बच्चा निर्जीव चीज़ को भी सजीव मानने लगता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो कहीं जा रहा है, ठीक है, किसी स्टोन से वो टकरा गया, यानी कि किसी पत्थर से वो टकरा गया, तो वो रोने लगता है कि इस पत्थर ने मुझे मार दिया। फिर क्या करते हैं उसके पेरेंट्स? उसके पास जाते हैं, सबसे पहले जहाँ पर बच्चे को चोट लगी उसे सहलाते हैं, फिर कहते हैं कौन से पत्थर ने आपको मारा, मुझे बताओ ज़रा। फिर वो बताता है कि ये वाले पत्थर ने मुझे मारा है। तो वो ऐसे ही क्या करते हैं पेरेंट्स, पत्थर को मारते हैं मजाक में, कहते हैं तूने मेरे बेटे को मारा तो ये लो मैं भी तुम्हें मारूंगा, है ना। ऐसी चीज़ें करते हैं और बच्चे को लगता है कि इसमें भी प्राण है, यानी कि जो पत्थर है वो भी सजीव है। उसे लगता है कि पत्थर को मेरे पेरेंट्स मार रहे हैं तो पत्थर को भी चोट लग रही है, और वो खुश होने लगता है, ठीक है। तो यही होता है एनिमिज्म। ये वाला गुण जो है इस स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रिता का गुण बच्चे में होता है। देखिए, अहम केंद्रिता मतलब होता है कि इस स्टेज में बच्चा सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव देख पाता है, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाता है। उसे लगता है कि वो जैसा है वैसी ही पूरी दुनिया है। उसे लगता है जो भी चीज़ वो फील करता है सेम वैसी ही चीज़ें दुनिया भी फील करती है, जो काम वो कर रहा है वैसे ही पूरी दुनिया भी सारा काम करती है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स आपको बता देते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है कि बच्चे के अंदर ईगो आ जाता है। अरे भाई, एक बात बताइए, इतना छोटा सा तो बच्चा है, उसके अंदर ईगो कहाँ से आएगा? यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ होती है कि बच्चा जो है दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। वो सोचता है जैसा मैं हूँ वैसी पूरी दुनिया है, ठीक है, क्योंकि अभी वो छोटा है। नेक्स्ट देखेंगे सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट का विकास इस स्टेज में होने लगता है। अब देखिए, सिंबॉलिक थॉट मतलब होता है कि बच्चा जो है कुछ भी इधर उधर की चीज़ें करने लगता है। जैसे आप बच्चे से कहेंगे कि अपनी जो दादी हैं उनका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ठीक है, अपनी दादी को बना के दिखाओ। वो क्या करेगा? पेन पेंसिल लेगा और कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, बोलेगा ये देखो मैंने दादी को बना दिया। अब आपने बोला कि अपने मम्मी पापा भैया और खुद को बना करके दिखाओ, तो वो क्या करेगा? वो इस तरीके से 4 स्ट्रक्चर बना देगा और इनके ऊपर नाम लिख देगा ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा भैया है और ये मैं हूँ, ठीक है। इस तरीके से वो कुछ भी बना देगा। तो यही होता है सिंबॉलिक थॉट, और ये आने लगते हैं इस स्टेज में बच्चे के अंदर, प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रेशन यानी कि केंद्रिता का गुण। केंद्रिता का गुण भी इसी स्टेज में आने लगता है। केंद्रिता को आप कनेक्ट कर सकते हैं कंजर्वेशन से, ठीक है। कंजर्वेशन को समझिए, केंद्रिता खुद ही समझ जाएंगे। तो इस स्टेज में होता है लेक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण की कमी। संरक्षण जो टर्म होता है ना, इसे इस स्टेज में वो नहीं समझ पाता है, इसीलिए लिखा है कि संरक्षण की कमी होती है। कंजर्वेशन क्या होता है ये उसे नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 बर्तन लिए, ठीक है, ये भी आपका 100 ml का है और ये बर्तन भी आपका 100 ml का है। अब आपने इन दोनों में वाटर भर दिया, ठीक है, ए बर्तन में और बी बर्तन में वाटर भर दिया, और ये दोनों कितने 100 ml के। अब आप बच्चे के सामने ले गए, आपने बच्चे से बोला ये देखो, आप बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा बर्तन बड़ा होगा? तो बच्चा झट से क्या कहेगा? बच्चा कहेगा ये जो बी बर्तन है ये बड़ा है और ए वाला बर्तन छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने लंबाई, सिर्फ लेंथ के बेसिस पर उसने ये समझ लिया कि ये दिखने में लंबा है
तो ये बर्तन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यानी कि उसने एक ही दिशा में सोचा, उसने सिर्फ लंबाई देखी, उसने चौड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, उसने और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया, एक ही दिशा में सोचा कि ये वाला जो है बर्तन, बी बर्तन, ये जो है दिखने में लंबा है, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा वाटर है, ठीक है। यानी कि उसने एक ही दिशा में सोचा, और जब बच्चा एक ही दिशा में सोचता है, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रेशन का गुण, केंद्रिता का गुण, सिर्फ एक ही दिशा में सोचना, ठीक है। तो यही होता है संरक्षण की कमी, बच्चा नहीं समझ पाता है कि ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, बट हैं तो दोनों 100 ml के, ये उसे नहीं पता है, उसे लगता है दिखने में लंबा है तो इसमें ज़्यादा वाटर आएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है कंजर्वेशन, और इसकी कमी होती है इस स्टेज में बच्चे में। ठीक हो गया। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, इसका मैं पार्ट 3 लेकर के आऊँगी, वहाँ पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 में बची हुई 2 स्टेजेस हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।